Hi everyone, welcome back to the lectures of business studies. सर हम फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ रहे थे जिसमें हमने ऑलरेडी दो फॉर्म्स कंप्लीट कर लिए हैं. वन वाज द सोल प्रोप्राइटरशिप एंड द सेकंड वाज द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUF. थर्ड जो हमने स्टार्ट करी थी दैट वाज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी. तो एक बार फटाफट समझ लेते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी होती क्या है, और हमने उसके मेरिट्स थोड़े से लिखे थे, सारे के सारे नहीं लिखे थे. ठीक है जी. तो कोऑपरेटिव सोसाइटी कुछ लोगों की बनाई हुई सोसाइटी है और जिसका मोटिव है उन्हीं लोगों का वेलफेयर. ठीक है. सो द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, यानी कि उन्होंने वॉलंटरीली खुद बनाई है, हु जॉइन टुगेदर विद द मोटिव ऑफ द वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स, यानी कि मेंबर्स का वेलफेयर उनका ऑब्जेक्टिव है. और कोऑपरेटिव सोसाइटी इज कंपल्सरीली रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912, यानी कि इस एक्ट के अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटी को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है. ठीक है. कंसेंट ऑफ 10 adults is required to form a society. The capital is raised through the members by issue of shares and a cooperative society has a separate legal entity. तो हम काफ़ी बार ऑलरेडी इसको समझ चुके हैं. What do we mean by a separate legal entity? Separate legal entity का मतलब सोसाइटी और उसके मेंबर्स दोनों अलग अलग एंटिटीज हैं, दोनों की अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है. यानी कि सोसाइटी अपने नाम में कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकती है, बिजनेस कर सकती है, प्रॉपर्टी होल्ड कर सकती है, किसी पर केस फाइल कर सकती है, या कोई इस सोसाइटी पर केस फाइल कर सकता है. सो इररिस्पेक्टिव ऑफ द मेंबर्स, यानी मेंबर्स का की आइडेंटिटी अलग है, सोसाइटी की आइडेंटिटी अलग है. तो ये हम काफी बार आगे जाके पढ़ेंगे इस कॉन्सेप्ट को. ठीक है. तो इस कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बहुत जरूरी है, इसलिए चलते हैं जी आगे. उसके बाद हमने फीचर्स पढ़े. फीचर्स में हमने पढ़ा सबसे पहले वॉलंटरी मेंबरशिप, यानी कि हर एक की मेंबरशिप वॉलंटरी होती है, किसी को भी कोई कंपल्शन नहीं है. एंड एनीबडी कैन बी अ मेंबर, कैन बिकम अ मेंबर ऑफ अ सोसाइटी इररिस्पेक्टिव ऑफ एज, सेक्स एंड क्रीड or caste, whatever the case may be. Then the legal status, registration of cooperative society is compulsory. ये legal formalities करना जरूरी है. ठीक है. उसके बाद लाइबिलिटी लिमिटेड होती है मेंबर्स की, और उतनी ही होती है जितना उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है टुवर्ड्स द कैपिटल ऑफ सोसाइटी. ठीक है. उसके बाद कंट्रोल, द पावर टू टेक कंट्रोल, यानी कि पावर टू टेक डिसीजंस किसके पास होती है? मैनेजिंग कमेटी के पास. मैनेजिंग कमेटी कौन बनाता है? मेंबर्स ही वोट करते हैं और अपने में से कुछ लोगों को चुनते हैं और उन लोगों को बोला जाता है मैनेजिंग कमेटी, और मैनेजिंग कमेटी ही सारे के सारे डिसीजंस लेती है इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी. ठीक है. उसके बाद सर्विस मोटिव, ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज द बेनिफिट ऑफ ऑल इट मेंबर्स. ठीक है. उसके बाद हमने शुरू किए थे मेरिट्स पढ़ने, जो हमारे अभी पूरे नहीं हुए हैं. सबसे पहला मेरिट ये था साहब कि एक तो फॉर्मेशन इजी है एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का, सिर्फ 10 लोगों की कंसेंट चाहिए और आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन चाहिए, आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म हो जाती है. ठीक है. नेक्स्ट इज इक्वालिटी इन वोटिंग स्टेटस, यानी कि किस मेंबर ने कितना कंट्रीब्यूशन किया है कैपिटल का, इससे लेना देना नहीं है उसके वोटिंग राइट का. एक आदमी का एक वोटिंग राइट है, उसका 10 रुपए का कंट्रीब्यूशन हो, उसका 10 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन हो. ठीक है जी. सो इक्वालिटी इन वोटिंग राइट, एक आदमी का एक ही वोट. irrespective of the amount of capital contributed by a member, each member is entitled to equal voting rights. ठीक है. Now next is limited liability. सब liability limited है, ये हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं. Existence stable है, ये लास्ट हमने मेरिट पढ़ा था कि अगर कोई भी मेंबर की डेथ हो जाती है, ठीक है, इंसान वो इनसेन डिक्लेयर हो जाता है, बैंकरप्ट हो जाता है, तो उससे कोऑपरेटिव सोसाइटी की एग्जिस्टेंस पे फर्क नहीं पड़ता. यही कॉन्सेप्ट कहां से डिराइव होता है? सेपरेट लीगल एंटिटी से, क्योंकि वो अपने आप में एक अलग एंटिटी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी की एक अलग आइडेंटिटी है, इसलिए मेंबर आते जाते रहेंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटी हमेशा एग्जिस्ट करती रहेगी. ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट 5th मेरिट लिखेंगे. इकोनॉमी इन ऑपरेशंस, इकोनॉमी इन ऑपरेशंस. लिखेंगे इसके बारे में. द फोकस ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी
The focus of a cooperative society is generally to eliminate the focus of a cooperative society is generally to eliminate middlemen which helps in reducing costs. सब ऑब्जेक्टिव क्या होता है इनका? इकोनॉमी इन ऑपरेशन, यानी कि अगर एक बड़ी कंपनी है, ठीक है, तो साहब उनके पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं। मान लीजिए 1000 करोड़ की कैपिटल की कंपनी है जिसकी वैल्यूएशन मार्केट में तकरीबन 1000 करोड़ है, तो इतनी बड़ी कंपनी जब रॉ मटेरियल खरीदने जाएगी तो इतना बल्क खरीदेगी कि माल की कॉस्ट बहुत, पर यूनिट कॉस्ट बहुत कम हो जाएगी। दिस इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल। लेकिन जब एक छोटा ट्रेडर वही रॉ मटेरियल मार्केट में खरीदने जाएगा तो उसको सब्सटैंशियली हायर प्राइस पे करना पड़ सकता है उसी रॉ मटेरियल का जितना वो बड़ी कंपनी खरीद रही है। इसका मतलब एक तो वो कंपनी ऑलरेडी कंपेटिटिव एज पे है, ठीक है, ऑलरेडी, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी है तो उनकी कंपेटिटिव एडवांटेज बहुत ज्यादा है। और छोटा ट्रेडर जब उस इतनी बड़ी कंपनी से कंपीट करने की कोशिश कर रहा है तो उसको माल भी मार्केट में महंगा मिल रहा है, ठीक है, तो उसका सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाता है उस छोटे ट्रेडर का। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी इसीलिए बनाई जाती है ताकि 50, 60, 100 ट्रेडर इकट्ठे हो जाएं और फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी वो रॉ मटेरियल खरीदे। तो उसमें क्या होगा? इकोनॉमीज ऑफ ऑपरेशन, यानी कि अगर 100 छोटे छोटे ट्रेडर 1000 यूनिट्स लेते तो अब 1 लाख यूनिट सीधा कोऑपरेटिव सोसाइटी खरीद सकती है और वही परचेजिंग पावर, वही बार्गेनिंग पावर होल्ड करती है जितनी एक बड़ी कंपनी होल्ड करती है, ठीक है। So the focus of a cooperative society is generally to eliminate middlemen, which helps in reducing cost. तो साहब इतने बल्क की वजह से कॉस्ट कम हो जाती है इन सारे के सारे छोटे ट्रेडर्स की या छोटे मैन्युफैक्चरर्स या दुकानदारों की, ठीक है। आगे लिखेंगे, as customers or producers, as customers or producers themselves are members of the society, risk of bad debts is lower. Risk of bad debts is lower. साहब एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को सरकार से बहुत ज़्यादा सपोर्ट्स मिलती हैं, सब्सिडीज वगैरह मिलती हैं, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली कोऑपरेटिव सोसाइटी की वजह से, आप सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी की वजह से छोटे छोटे बिजनेसमैन, छोटे छोटे ट्रेडर्स को एक कंपेटिटिव एज मिलता है जिसकी वजह से उनको सर्वाइवल एंड ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी मिलती है, जिसकी वजह से कई सारे लोग वो छोटे ट्रेडर्स और आगे एम्प्लॉय करते हैं, उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं। आप समझो साहब, एक बड़ी कंपनी है जो मशीनों से प्रोडक्शन करती है, ठीक है, और उसके कंपैरिजन में छोटे 1000 ट्रेडर्स हैं जो सारा काम लेबर से कराते हैं। तो इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से लोग हैं जो ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं? वो सारे छोटे ट्रेडर्स। तो हमारी ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट छोटे बिजनेसेस करते हैं, ना कि बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स, ठीक है। बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स तो मशीन लगा लेते हैं साहब प्रोडक्शन के लिए, अपनी कॉस्ट कम करने के लिए, और वो भी ठीक है उस नजरिए से, लेकिन आपकी पॉपुलेशन को एम्प्लॉय कौन करते हैं? छोटे छोटे बिजनेसेस। इसलिए हमेशा गवर्नमेंट ऐसे इनिशिएटिव्स लेती है जहां पे छोटे बिजनेसेस प्रमोट हो, ग्रो करें और सर्वाइव भी करें मार्केट में, ठीक है। लिखेंगे इसके बारे में, द कोऑपरेटिव सोसाइटी exemplifies the idea of democracy and hence finds
support from the government in the form of lower taxes, subsidies, and low interest rates on loans. So ये सारे benefits हैं जो सरकार देती है किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी को. उनके टैक्स रेट्स कम हो जाते हैं, ठीक है, उनको माल सस्ते मिलता है, सब्सिडीज मिलती हैं, कम ब्याज पर लोन मिल जाते हैं, ठीक है. सो यहां खत्म हुए आपके मेरिट्स ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी. नेक्स्ट हेडिंग विल बी द लिमिटेशन ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी. Limitations of a cooperative society. सबसे पहला साहब, रिसोर्सेज काफी लिमिटेड होते हैं एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के. Resources of a cooperative society consists of capital contributions, of the members with limited means, the low rate of dividend offered on investment also acts as a deterrent in attracting membership or more capital from the members. पहले लिखिए फिर समझते हैं. साहब समझो, कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास पैसा कहां से आता है? वही मेंबर्स, छोटे छोटे ट्रेडर्स पैसा जोड़ते हैं, ठीक है. इस वजह से रिसोर्सेज, पैसा हमेशा कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास कम होता है इन कंपैरिजन टू अ बिग कॉर्पोरेट. रिसोर्सेज ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ द मेंबर्स. तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन उन्हीं मेंबर्स का होता है जो उसका पार्ट होते हैं, ठीक है जी. और वो खुद ही छोटे ट्रेडर्स हैं, तो उन ट्रेडर्स के पास खुद ही लिमिटेड मीन्स हैं, ठीक है. द लो रेट ऑफ डिविडेंड ऑफर्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि अब आप समझो, कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑब्जेक्टिव मुनाफा कमाना नहीं है, तो वो इतना ज्यादा मुनाफा कमाती भी नहीं है, या कई बार तो नहीं कमाती है. तो उस इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न कोई बहुत ज्यादा तो मिलती नहीं होगी मेंबर्स को. तो अगर कोई इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में पैसा लगाना फायदेमंद तो कभी भी होगा ही नहीं. इसलिए जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो भी कभी कोऑपरेटिव सोसाइटी में पैसा नहीं लगाते. इस वजह से हमेशा पैसे की शॉर्टेज होती है एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में, ठीक है.
So the low rate of dividend offered on investment also acts as a deterrent in attracting membership or more capital from the members. Second, inefficiencies in management. Inefficiencies in management. लिखेंगे इसके बारे में. The members of a cooperative society are generally not equipped to handle managerial functions effectively. Managerial functions effectively. Cooperative societies are not able to employ. Cooperative societies are not able to employ professionals due to their inability to pay high salaries. Due to their inability to pay higher salaries. ठीक है. सो एक तो जो मेंबर्स हैं वो मैनेजमेंट में इनएफिशिएंट होते हैं इन कंपैरिजन टू जो कॉर्पोरेट्स के मैनेजर्स होते हैं, ठीक है, जिनका सोल काम उनके ऑपरेशन को मैनेज करना होता है. फॉर एग्जांपल अगर हम एक बड़े कॉर्पोरेट की बात करें, कॉर्पोरेशन एक बड़ी कंपनी की बात करें, तो साहब एक तो उनमें डिपार्टमेंटलाइजेशन होता है. परचेज का डिपार्टमेंट अलग, सेल का अलग, ठीक है जी, प्रोक्योरमेंट अलग हो गया, मार्केटिंग अलग हो गया, सेल्स अलग हो गया, एडवर्टीजमेंट अलग हो गया. तो हर एक्टिविटी के लिए एक अलग डिपार्टमेंट, एक अलग डोमेन है और वहां पर वो लोग हायर किए हुए जिनको उस डोमेन की एक्सपर्ट नॉलेज है. ठीक है, यानी कि उन लोगों ने उस स्ट्रीम में एक तो पढ़ाई कर रखी है, ठीक है, उस स्ट्रीम का काफी सालों का एक्सपीरियंस है और उनको पता है किस तरीके से बार्गेनिंग की जाती है, या माल खरीदा जाता है, या माल बेचा जाता है, या माल बनाया जाता है, कोई भी एक्टिविटी. ठीक है, अब यहां पर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में ये सारे फंक्शंस को कौन हैंडल कर रहा है? वही छोटे ट्रेडर्स, और फिर उनकी किसी एक पर्टिकुलर जगह पर एक्सपर्टीज भी नहीं है, जिसकी वजह से मैनेजमेंट काफी खराब रहती है एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में. दूसरा, वो लोग एक्सपर्ट्स को हायर भी नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि उनको हायर सैलरीज पे भी कर पाए. ठीक है, सो इसकी वजह से हमेशा इनएफिशिएंसी रहती है मैनेजमेंट में. थर्ड पॉइंट, लैक ऑफ सीक्रेसी. अब इतनी सारी जनता तो मालिक है एक कोऑपरेटिव सोसाइटी की, जो मेंबर्स हैं, मैनेजिंग कमेटी है और बाकी जितने मेंबर्स हैं, तो कॉन्फिडेंशियलिटी कैसे मेंटेन करोगे? एक तो ये. दूसरा, गवर्नमेंट बहुत सारे रेगुलेशंस लगाती है एक कोऑपरेटिव सोसाइटी पर कि उनको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट कराने हैं, उनको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स पब्लिश करने हैं पब्लिक डोमेन में. तो ये सारी चीजों की वजह से उनके जो भी एक्टिविटीज हैं वो ओपन टू पब्लिक होती है. पब्लिक को पता होता है कितनी सेल हो रही है, क्या कॉस्टिंग आ रही है, कौन किन लोगों को बेचा जा रहा है माल. तो ये सारी मतलब जो ट्रेड सीक्रेट्स हैं वो ओपन टू ऑल हो जाते हैं. ठीक है जी, लिखेंगे इसके बारे में. Because of members
open discussions in the members meetings, and disclosure requirements and disclosures requirement under the Society Act it is difficult to maintain the secrecy about the operations of the cooperative society. Excuse me. ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट इसी से रिलेटेड है, गवर्नमेंट कंट्रोल। सब गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा कंट्रोल होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी पर। Cooperative societies have to comply with several rules and regulations such as audit and submission of books of accounts, etc. Interference in the functioning of the cooperative societies by the state cooperative departments also negatively affects its freedom of operation. ठीक है जी। सो द कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैव टू कंप्लाई विद सेवरल रूल्स एंड रेगुलेशंस सच एज, कौन से रेगुलेशंस? आप ऑडिटिंग एंड सबमिशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एटसेट्रा। यानी कि एक तो किताबों का ऑडिट कराना जरूरी है और साथ साथ उनको पब्लिक डोमेन में पोस्ट करना भी जरूरी है, ठीक है, एक्सेसिबल टू ऑल। साथ के साथ जो स्टेट डिपार्टमेंट्स हैं, इंटरफेरेंस इन द फंक्शनिंग ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी बाय द स्टेट कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट्स आल्सो नेगेटिवली अफेक्ट्स इट्स फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन। यानी कि बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं उनके ऊपर काम करने के लिए, तो उनको बहुत सारे लोगों की इंस्ट्रक्शंस को मानना पड़ता है और बहुत सारे रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है काम करते वक्त, ठीक है। तो फ्री हैंड नहीं मिल पाता।
डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। अब ये ना जहां पर भी कंट्रोलिंग पावर में एक से ज्यादा लोग हैं वहां पर ये दिक्कत हमेशा आएगी। कोई पार्टनरशिप फर्म हो, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, ठीक है जी, कोई कंपनी हो, कोई कॉर्पोरेट हो, साहब जहां पे डिसीजन लेने वाले लोग एक से ज्यादा हैं तो वहां ओपिनियन भी तो सबके अलग अलग हैं, तो कंफ्लिक्ट हमेशा ही आएगा जहां पर एक से ज्यादा लोग डिसीजन मेकिंग पावर रखते हैं। लिखते हैं पहले फिर समझेंगे। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन among the members of the society, among the members of the society may lead to difficulty in decision making, may lead to difficulty in decision making। Personal interests may start to dominate the welfare motive and the benefit of other members may take a back seat if personal gain is given preference by certain members। ठीक है जी, समझो सब। एक तो डिफरेंस इन ओपिनियन तो बहुत ही नेचुरल सी बात है कि जहां एक से ज्यादा लोग हैं, हर एक का अपना ओपिनियन है, तो कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस बढ़ जाते हैं जब ज्यादा लोग होते हैं, ठीक है। So difference of opinion among the members of the society may lead to difficulty in decision making। आगे पर्सनल इंटरेस्ट। सब कई बार क्या होता है, जो ट्रस्टी लोग होते हैं वो अपना पैसा जोड़ना शुरू हो जाते हैं और कहते हैं ऐसी की तैसी मेंबर वेलफेयर की, ठीक है जी, तभी तो घपले घोटाले सामने आते हैं। सो पर्सनल इंटरेस्ट में स्टार्ट टू डोमिनेट द वेलफेयर मोटिव, यानी कि वेलफेयर मोटिव वो छोड़ के अपने घर भरना शुरू हो जाते हैं। एंड द बेनिफिट ऑफ अदर मेंबर्स में टेक अ बैक सीट इफ पर्सनल गेन इज गिवन प्रेफरेंस बाय सर्टेन मेंबर्स। और ऐसा बहुत बारी होता है, ठीक है। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के। अब हमने पढ़ना है टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो समझो ना, कोऑपरेटिव सोसाइटी किसी भी ऑब्जेक्टिव, किसी भी वजह से बन सकती है, ठीक है। इसका मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी कस्टमर्स के लिए भी बन सकती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रोड्यूसर्स के लिए बन सकती है, सेलर्स के लिए बन सकती है, मार्केटिंग के लिए बन सकती है, या कोई भी ऐसे लोग जिनको बिजनेस चलाना है उनको लोन देने के लिए बन सकती है, ठीक है। एक हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी हो सकती है कि जिन लोगों को सस्ते दामों पे घर लेना है उनको हेल्प करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी कई सारे हो सकते हैं, जिसकी वजह से देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है। तो यही है हमारी अगली हेडिंग, विच इज द टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो इसमें जो हमने पढ़नी है वो है कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज, प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज,
marketing cooperative societies, farmers cooperative societies, credit cooperative societies, cooperative housing societies। तो हमने अभी 6 पढ़नी है, इसके अलावा भी कई सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो सकती हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर ये 6 हैं। ठीक है जी, तो पहली लिखेंगे कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज। These societies are formed to safeguard the interest of the consumers. Safeguard interest of the consumers. Members of this society are consumers who wish good quality products at reasonable prices for all. The society aims at eliminating the middlemen. The society aims at eliminating the middlemen It purchases goods in bulk from the wholesalers. Wholesalers and sorry, I just checked the spelling. Wholesalers and sells goods to its members. And sells goods to its members. Profits, if any, are distributed among the members. Profits, if any, are distributed among the members.
ठीक है जी, तो फटाफट पढ़ते हैं। सोसाइटी किस लिए फॉर्म होती है? कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी किस लिए फॉर्म होती है? नंबर 1, दीज सोसाइटीज आर फॉर्म टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए ये सोसाइटी बनाई जाती है। मेंबर्स ऑफ दिस सोसाइटी आर कंज्यूमर्स। मेंबर कौन है? वो कंज्यूमर्स ही हैं जिनको क्वालिटी प्रोडक्ट्स चाहिए सस्ते दामों में, ठीक है। द सोसाइटी एम्स एट एलिमिनेटिंग द मिडलमैन, ठीक है जी, यानी कि डायरेक्टली बल्क परचेज करो और होलसेलर से ही, और उनसे सस्ते दामों में माल रिटेल में मिल जाता है। It purchases goods in bulk from the wholesalers and sell goods to its members. Profits, if any, are distributed amongst the members. ठीक है जी, please do revise this class. I'll catch up in the next class. Till then, thank you so much. Bye bye.